एक शांत सुबह एक ही क्षण में एटम बॉम्ब से तबाह हो जाती है धरती का पहला न्यूक्लियर अटैक, और 3 दिन बाद एक और। लाखों की संख्या में लोग इंस्टेंटली भाप बनके गायब हो जाते हैं। शरीर पे जले हुए जख्म, स्किन लटकती हुई, लोग अंधे हुए और बच्चे बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होने लगे। 2 शहर खंडर बन चुके थे। क्यों और कैसे बना ये न्यूक्लियर बॉम्ब, और कैसे चुने गए थे ये 2 शहर बॉम्ब गिराने के लिए? जी, ये है कहानी हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक की। दिस इज द स्टोरी ऑफ न्यूक्लियर अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं मानवता को विनाश करने वाले एटम बॉम्ब के बनाने की और उसके इस्तेमाल की। चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, मेकिंग ऑफ द एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के बैटलफील्ड में नहीं हुई थी। ये उससे भी पहले 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हान और फ्रिट्ज स्टांसमान से हुई थी। उन्हें एक्सीडेंटली पता चला था कि अगर यूरेनियम और न्यूट्रॉन को अगर आपस में भिड़वाएं तो वो टूट जाता है और बेरियम जैसा हल्का एलिमेंट पैदा होता है जो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये केमिस्ट्री के लिए एक अद्भुत डिस्कवरी थी जो उस वक्त पूरी तरह से उन्हें समझ भी नहीं आई थी। तो उन्होंने अपने एक जूइश फिजिसिस्ट फ्रेंड को चिट्ठी में लिख के ये बात करी। वो फिजिसिस्ट जिन्होंने आगे जाके एक और फिजिसिस्ट के साथ इन सब बातों को एक्सप्लेन किया। जी, लीज माइटनर और ऑटो फ्रिट्ज, ये दोनों जूइश फिजिसिस्ट थे जो जर्मनी से एस्केप हो गए थे क्योंकि जूइश थे और यूरोप के कुछ देशों में जाके रहने लग गए थे। उन्होंने एक डैनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर को बताया कि कैसे एक सिंगल यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट सकता है और एक मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आइंस्टाइन ने बताया था अपने E=mc² के जरिए। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा गया। इस डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में तहलका मचा दिया था, क्योंकि अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल और सस्टेन किया जाए तो एक मैसिव एनर्जी वाला पावरफुल बॉम्ब क्रिएट हो सकता था। लेकिन यूएस के लिए ये एक परेशानी वाली बात थी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का तो पता आफ्टर ऑल एक जर्मन साइंटिस्ट से चला था, जिसका मतलब था कि ये बॉम्ब वो जर्मन्स भी बना सकते थे। यानी अब यूएस को फटाफट इस पे काम करना पड़ेगा इससे पहले कि जर्मनी इस पे काम कर ले। साइंटिस्ट ने इस बारे में गवर्नमेंट को बताया एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा, जिन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिख के भेजी आगाह करने के लिए। रूजवेल्ट ने कुछ ही हफ्तों में यूरेनियम पे एडवाइजरी कमेटी बनाई, जिसे $6,000 से इनिशियल फंड किया। ये प्रोजेक्ट 2 साल में फुल स्केल साइंटिफिक और मिलिट्री का टॉप प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट बन गया। ओपेनहाइमर, जी वही ओपेनहाइमर जिसकी मूवी आपने देखी होगी, वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिफिक डायरेक्टर बने। इस प्रोजेक्ट में लाखों लोग 37 लोकेशंस में इन्वॉल्व हुए, जिसने तैयार किए 2 बॉम्ब, जिनके नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। बॉम्ब बनाने के बाद जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट, ट्रिनिटी टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में एक ब्लाइंडिंग फ्लैश निकला, जिसने आसमान में एक मशरूम क्लाउड क्रिएट किया, ऊंचा 40,000 फीट ऊंचा। देखने वाले दंग रह गए। ये सिर्फ एक नज़ारा नहीं था, ये शुरुआत थी एटॉमिक एज की। चैप्टर 2, हिरोशिमा, द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। जापान के साथ वॉर शुरू हुए 3 साल 8 महीने हो चुके थे। ये वॉर पर्ल हार्बर अटैक से कैसे शुरू हुई थी, इस पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। वॉर शुरू होने के कुछ 3.25 साल बाद अब एटम बॉम्ब यूएस के हाथ में था। अब उसके इस्तेमाल की तैयारी शुरू हो गई थी। एक टारगेट कमेटी नियुक्त की गई, जिनका काम था जापान की 2 सिटीज रिकमेंड करना जहां पे ये बॉम्ब ड्रॉप करने थे।
ये डिसीजन कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट था, जैसे मिलिट्री सिग्निफिकेंस, अर्बन डेंसिटी, अनडैमेज फ्रॉम कन्वेंशनल बॉम्बिंग एटसेट्रा। फर्स्ट लिस्ट में एक सिटी क्योटो भी थी जो निकाल दी गई थी। क्यों? बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। माना जाता है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी स्टिम्सन अपने हनीमून के लिए क्योटो गए थे और वो वहाँ के कल्चर और हिस्टोरिक ब्यूटी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि क्योटो को टारगेट लिस्ट से हटवाना चाहिए। तो फाइनल शॉर्टलिस्टेड सिटीज थी हिरोशिमा, कोकुरा, नागासाकी और निगाटा। 26 जुलाई 1945 यूएस के नेवी शिप्स इस बॉम्ब के की पार्ट्स समुद्र के रास्ते टाइटन एक आइलैंड तक ले पहुंचे, जहां लिटिल बॉय नामक बॉम्ब असेंबल किया गया। अटैक से पहले कई शहरों में लीफलेट्स ड्रॉप करवाए गए। इन लीफलेट्स में जापानीज में एक मैसेज लिखा हुआ था जो कहता था कि अमेरिका जापानीज लोगों से नहीं, मिलिट्री से फाइट कर रहा है। हम प्रॉमिस नहीं कर सकते कि सिर्फ ये लिखी हुई सिटीज पे ही अटैक होगा। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो सिटीज इमीडिएटली इवैक्यूएट कर दो। शुरुआत में इन लीफलेट्स में हिरोशिमा का नाम नहीं था और जब डाला तब इवैक्यूएशन का टाइम नहीं था। वैसे भी लोगों ने इन लीफलेट्स को साइकोलॉजिकल टैक्टिक ही समझा और इवैक्यूएशन नहीं किया। अब बात करते हैं पहले अटैक की, हिरोशिमा की। ये सिटी अब तक बॉम्बिंग से बची हुई थी। क्यों? ताकि जब एटॉमिक बॉम्ब गिरे उसकी ताकत का पूरा अनुमान लगा पाए, मेजर कर पाए। तो 6 अगस्त को 2:45 AM 509th कॉम्पोजिट ग्रुप के स्पेशली ट्रेन्ड अमेरिकन बॉम्बर क्रू एनोला गे नामक B-29 एयरक्राफ्ट लेके उड़े। उसका पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स और साथ था उनके लिटिल बॉय द बॉम्ब। टेक ऑफ के दौरान बॉम्ब एक्टिवेट ना हो इसलिए इसे बहुत ही केयरफुली मिड एयर आर्म किया गया बाय कैप्टन विलियम पार्सन्स। जहाज अब हिरोशिमा के आसमान में उड़ रहा था। नीचे शांत शहर, बेखबर कि उन पे क्या कहर बरसने वाला है। फिर आया वो मोमेंट जिसने दुनिया बदल दी। बॉम्ब रिलीज किया गया। कुछ 43 सेकंड्स तक लिटिल बॉय चुपचाप नीचे जाता गया। कोई आवाज नहीं, बस एक स्टील कैप्सूल आकाश से नीचे गिरता हुआ और फिर वो जमीन से 580 मीटर्स ऊपर पहुंचा और एक्सप्लोड हो गया। एक अंधा कर देने वाली तेज रोशनी आसमान को चीरती हुई गई और एक ही क्षण में हिरोशिमा आग के गोले में तब्दील हो गया। एक न्यूक्लियर मशरूम क्लाउड शहर के ऊपर आ खड़ा हुआ जो 400 मील यानी कुछ 650 किलोमीटर दूर से भी नजर आ रहा था। ब्लास्ट के सेंटर की गर्मी 7000 डिग्री सेल्सियस की थी। लोग भाप बन के गायब हो गए। दे जस्ट इवेपोरेटेड। बॉम्ब की रोशनी और गर्मी सूरज के सरफेस से भी ज्यादा थी, जिस कारण रेडिएशन एक ही पल में हर तरफ फैल गई। उसने ना सिर्फ लोगों को वेपराइज किया बल्कि उनके पीछे एक परछाई छोड़ दी। समझाती हूँ। रेडिएशन ने लोगों को वेपराइज किया और उनके पीछे की दीवारें और बिल्डिंग्स भी जला दी, लेकिन जहां लोग खड़े थे उनके शरीर ने वो तेजी सी गर्मी को दीवार तक पहुंचने से कुछ रोक दिया था। इस वजह से पूरी दीवार तो जल गई, लेकिन जहां लोग खड़े थे, जहां उनका शरीर था, वो हिस्सा थोड़ा बचा रहा, जिसने दीवार पे एक धुंधली सी परछाई बना दी, उनकी बॉडी की आउटलाइन। इन परछाइयों को न्यूक्लियर शैडोज या हिरोशिमा शैडोज कहा गया। 70,000 लोग इंस्टेंटली मारे गए। आने वाले कुछ हफ्तों में कई और हजार रेडिएशन पॉइजनिंग, बर्न और इंजरीज के कारण अपना दम तोड़ बैठे। साल खत्म होते डेथ टोल कुछ 1.5 लाख क्रॉस कर चुका था। शहर तबाह हो खंडर बन गया था और जो लोग जिंदा थे उन्हें हिबाकुशा बुलाया गया। उनके ऊपर कई घाव रह गए, उनकी स्किन लच्छों की तरह लटकने लगी। कई अंधे हुए और कई लॉन्ग टर्म रेडिएशन की बीमारी के शिकार। जिस जहाज ने ये बॉम्ब गिराया उसमें बैठे थे सार्जेंट बॉब कैरन। ये वो नज़ारा साफ देख रहे थे जिन्होंने बोला इट लुक लाइक अ पीप इनटू हेल, यानी नर्क का दृश्य। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, जो रूजवेल्ट की डेथ के बाद प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पब्लिक एड्रेस करते हुए बोला कि हिरोशिमा एक मिलिट्री बेस था, जिसलिए ये अटैक जस्टिफाइड है एज अ रिवेंज फॉर
पर्ल हार्बर। उन्होंने बोला कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो आगे और भी बॉम्ब्स तैयार हैं। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. पर जापान ने सरेंडर नहीं किया, ये सोच के कि शायद अमेरिका के पास एक ही बॉम्ब था या फिर सोवियत यूनियन पीस नेगोशिएट करवा दे। पर सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया जब 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान पे वॉर डिक्लेयर कर मंचूरिया पे इन्वेड किया। जापान अब भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था और ऐसे हिरोशिमा के 3 दिन बाद दुनिया ने एक और तबाह करने वाला ब्लाइंडिंग फ्लैश देखा, इस बारी नागासाकी पे। चैप्टर 3, नागासाकी द सेकंड बॉम्ब। हिरोशिमा के बॉम्बिंग के 3 दिन बाद जापान एक और अटैक के साथ उठा। बॉब्स्कार नामक B-29 जहाज के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी फैटमैन नामक बॉम्ब के साथ उड़े। उनका टारगेट था कोकुरा नामक सिटी। जी, दूसरा टारगेट नागासाकी नहीं था। पर जैसे ही क्यू कोकुरा पहुंचा, वहां उन्हें घने बादल दिखे जो पास की सिटी की फायरिंग और बॉम्बिंग से उठे थे। क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शंस ये थे कि उन्हें बॉम्ब ड्रॉप की विजुअल कंफर्मेशन देनी थी और क्योंकि बादल घने थे वो ड्रॉप स्पॉट आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। वो आगे से सर्कल लगा के वापस आए लेकिन अभी भी बादल नहीं हटे। ऐसे उन्होंने टोटल 3 चक्कर लगाए लेकिन बादल वहीं के वहीं। अब उनका फ्यूल लो रन कर रहा था। तब उन्होंने एक और सर्कल लगाने की नहीं सोची और सेकेंडरी टारगेट की तरफ डाइवर्ट होने का डिसीजन लिया और ऐसे उड़े वो नागासाकी की तरफ। सुबह के 11:02 को नागासाकी पे बॉम्ब द फैटमैन ड्रॉप किया गया जो जमीन के 500 मीटर ऊपर डेटोनेट हुआ। उसकी पावर 21,000 टन्स के TNTs की थी, पहले के लिटिल बॉय से भी ज्यादा। 40,000 लोग इंस्टेंटली मारे गए और हजारों को वही रेडिएशन की इंजरीज। टोक्यो में जापान की लीडरशिप को इसका बहुत बड़ा धक्का लगा। ये दूसरा बॉम्ब और सोवियत यूनियन की मंचूरिया पे इन्वेजन उनके लिए बहुत डिवास्टेटिंग रही। 10 अगस्त को जापान ने सरेंडर प्रपोज किया और 14 को जापान ने सरेंडर के टर्म्स एक्सेप्ट किए। अगले दिन एम्परर हिरोहितो ने रेडियो में अपनी आवाम को बताया कि जापान हार चुका है और नए क्रूअल बॉम्ब का जिक्र किया, जिस कारण अब वो और तबाही नहीं चाहते थे। 2 सितंबर 1945 को फॉर्मल सरेंडर साइन करके वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। वॉर तो खत्म हो गई लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर्स हिबाकुशा, उनका संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था। वो अनइमेजिनेबल पेन से गुजर रहे थे, लटकी हुई स्किन, जली हुई बॉडीज और कई सारे जख्म। उनके इलाज के अस्पताल वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। लोगों के साथ इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस भी काफ़ी मात्रा में चली गई थी। हिरोशिमा के 298 डॉक्टर्स में से बस 30 ही बचे थे। रेडिएशन सिकनेस एंड डेथ के बाद आया हेयर लॉस, इंटरनल ब्लीडिंग, इम्यून सिस्टम का कोलैप्स, कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स। इन हादसों को विटनेस करते मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लोग अपनी करनी को क्वेश्चन करने लगे। ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने गीता कोट की जो वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. जिसका अर्थ था, मैं विश्व का विनाश करने वाला, प्रलय का रूप धारण करने वाला काल हूँ जो अभी लोक का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। सोचे ओपेनहाइमर को कितना ही दुख हुआ होगा जो वो रिग्रेट में अपने या अपने बनाए बॉम्ब को विनाश करने वाले काल बुला रहे थे। इसके बाद वो हाइड्रोजन बॉम्ब को अपोज करने लगे और न्यूक्लियर वेपन्स पे इंटरनेशनल कंट्रोल लाने की अपील। ये तो बात हुई जिन्होंने बॉम्ब बनाया था, पर जिन्होंने गिराया,
पहले पायलट जिनके जहाज ने हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया। उन्होंने कभी अपोलोजाइज नहीं किया और कहा, आई स्लीप क्लियरली एवरी नाइट, आई न्यू वी हैड टू एंड द वॉर क्विकली, दैट बॉम्ब डिड इट। नागासाकी के बम्बार्डियर कर्मिट बेहान ने कहा, आई एम सॉरी वी हैड टू किल पीपल बट आई एम नॉट सॉरी वी ड्रॉप्ड इट। मेजर जनरल चार्ल्स स्वीनी दूसरे जहाज के पायलट, उन्होंने कहा कि ये उनकी मिलिट्री ड्यूटी थी, लेकिन बॉम्ब का सच किसी से नहीं छुपा था, क्योंकि आगे जाके उन्होंने कहा, आई प्रे नो मैन विल एवर हैव टू विटनेस दैट साइट अगेन, सच अ थिंग शुड नेवर बी रिपीटेड। और शुक्र है कि ये अब तक रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद आज तक कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर से इस हादसे के धुएं थोड़े से हटने लगे तो उन्होंने रीबिल्ड करना शुरू किया। इंटरनेशनल एड मिली, पर्टिकुलरली यूएस से। जी, जिस अमेरिका ने उन पे ये कहर ढाया, उसी ने इन्हें फंड्स, टेक्निकल असिस्टेंस एंड मार्केट एक्सेस दिए। एंटी न्यूक्लियर की आवाज़ याद रखने के लिए हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पार्क और नागासाकी में उराकामी कैथेड्रल रीबिल्ड किया गया। इतने गहरे जख्मों और घाव के बावजूद कुछ ही दशकों में जापान दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमीज बन के आया। कमाल है उनके हौसले का। वो सिटीज़ जो धरती में जा मिली थी, आज रेजिलियंस, हीलिंग और हिम्मत का प्रतीक हैं। हम आजकल आए दिन न्यूक्लियर की बातें सुनते हैं और बहुत ही आसानी से इसके इस्तेमाल की धमकी भी। पर अगली बारी कोई भी इस बारे में बात करे तो याद करें इस वीडियो को कि क्या होती है उस बॉम्ब की खौफनाक असलियत जो न्यूक्लियर अटैक छोड़ जाता है। होप आप इसे याद रखेंगे। वेल, इसी थॉट के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। मैं फिर मिलूंगी अगले हफ्ते आपसे एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।